Hello everyone, this is CA Yukitara Chauhan. Today we are discussing about the overview of tax law. आज हम टैक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि टैक्स होता क्या है, लगाया क्यों जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। कोई भी पर्सन जब किसी सोसाइटी में रहता है तो वहाँ के स्कैर रिसोर्सेज का यूज़ करता है। उसकी एवज में वहाँ की गवर्नमेंट उससे कॉस्ट वसूल करते हैं, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी कहते हैं। उसको फर्दर वो यूटिलाइज़ करती है इकोनॉमिक को मैनेज करने में, नेशन के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर के लिए। और मेन चीज़ कि ये जो टैक्सेस हैं हमारे कंट्री में, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेन सोर्स है। क्या ये जो टैक्सेस है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन? नहीं, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है जो कि अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट, कि हमारे पास टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होना, राइट होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 265 कहता है कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी के लेवी एंड कलेक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 246 में डिफाइन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। अब शेड्यूल 7 लाया गया। शेड्यूल 7 में फर्दर डिफाइन किया गया 3 लिस्टें: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में राइट्स दिया गया हमारी सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया इससे रिलेटेड लॉ बनाने का, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पावर दिया गया हमारे सीजी और एसजी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही। अब एंट्री नंबर 82 है जो इनकम टैक्स लॉ बनाने का राइट किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन लिस्ट में। ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है कि जो जो भी इनको मैटर दिए गए हैं वो एंट्री नंबर में दिए गए हैं। इसलिए जैसे कि इनकम टैक्स है वो एंट्री नंबर 82 में आता है। वैसे बहुत सारे वेरियस एंट्री हैं जिसमें अलग अलग राइट्स दिए गए, अलग अलग मैटर पे राइट दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लिस्ट में राइट दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में राइट दिए गए दोनों को ही। नेक्स्ट, टैक्स लॉ क्या होता है? हम तो टैक्स लॉ का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि बहुत सारे लोग तो टैक्स लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट से ही समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट ले आए तो वो हमारा टैक्स लॉ है। लेकिन सिर्फ टैक्स एक्ट अपने आप में पूरा नहीं है। उसमें जब तक हम उसमें टैक्स, उसमें रूल्स, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड लीगल डिसीजंस जो केस लॉज हैं, उन सबका ओवरव्यू लेके नहीं चलते हैं और सबका मतलब हमको नॉलेज नहीं होता, तब तक हमारा टैक्स लॉ का नॉलेज पूरा नहीं होता है। मतलब हमको टैक्स लॉ के बारे में कुछ नहीं आता, ये समझ सकते। जो टैक्स एक्ट है वो तो सिर्फ एक पार्ट है, एक पार्ट है किसका? टैक्स लॉ का। अब है कि टैक्स एक्ट, ये सारे जो सब पार्ट हैं उसको हम देखेंगे कि क्या है आखिर। टैक्स एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, जिसमें वेरियस सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस में वेरियस प्रोविजंस होते हैं जो कि हमको बताएंगे कि टैक्स क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें शामिल होंगी, किस किस कंडीशन में टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा ये तो हमारा एक्ट हमको बता देता है कि इन केसेस में टैक्स लगेगा। ये हमारे कंप्यूटेशंस के मेथड होंगे, मतलब जैसे कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, तो वो इस वे में लगेगा और इस केसेस में इस तरह का इसका कंप्यूटेशन होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। अब एक्ट के केस में हमारे कंट्री में दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो क्या हैं उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसको एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक्ट में क्या होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स के केस में इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनडायरेक्ट केस में जीएसटी और कस्टम लॉ आता है, कस्टम एक्ट 1962 आता है, जो कि ये एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लाया गया है। अब है टैक्स रूल्स क्या हैं। टैक्स रूल्स हैं ये जो टैक्स बना दिए हैं एक्ट, उसको फर्दर एडमिनिस्टर करना, उसके रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करना और उसको वेरियस फॉर्म्स डिसाइड करना, ये काम होती है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डायरेक्ट टैक्स के केस में सीबीडीटी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट केस में वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ये अथॉरिटी एडमिनिस्टर करती है उनके पर्टिकुलर एक्ट को। अब हो गया
टैक्स रूल्स। अब एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड हमारा सारा व्यू हम देखेंगे आगे की क्लास में कि कैसे एनुअल फाइनेंस एक्ट बनता है, कैसे लाया जाता है। अब यहाँ पर तो हम देखेंगे कि इसका यहाँ पर लॉ में क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है टैक्स लॉ में। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट का मेन चीज़ क्या होता है कि हमारा टैक्स लॉ को अमेंड करना। जो एक्ट में एक बार बना दिया उसको अमेंड करने का काम हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। मेन चीज़ ये टैक्स रेट्स में चेंजेस लाता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। उसमें टैक्स रेट्स में जो चेंजेस आता है, जैसे कि इनकम टैक्स के केस में इसके स्लैब में चेंज आ गया, और इसके जो भी वेरियस टैक्स की जो वेरियस प्रोविजंस होते हैं उन प्रोविजंस में चेंजेस लाने का काम करता है। जैसे कि कोई इनकम टैक्स के अंदर कोई डिडक्शन नया इंट्रोड्यूस किया, जो कोई इररिलेवेंट सेक्शंस थे तो उनको हटा दिया। तो ये सब हमारे काम करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट में। अब है नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है। नोटिफिकेशन के इसमें जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट लाया जाता है, अमेंडमेंट मीन्स अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस, या तो नए सेक्शंस लाना या अगर पुराने सेक्शन जो इररिलेवेंट है उनको हटा देना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब टैक्स एक्ट में अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में, ताकि उस दिन से इफ़ेक्टिव हो जाए वो चेंजेस। और अगर रूल्स के केस में हमने पहले ही बात करी थी, जो रूल्स हैं वो कौन लाता है? जो रूल्स रहते हैं हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाती है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में सीबीआईसी और डायरेक्ट टैक्स के केस में सीबीडीटी। तो सीबीडीटी और सीबीआईसी जब भी रूल्स में अमेंडमेंट लाएगी, चेंजेस लाएगी, तो वो जिस दिन से इफ़ेक्टिव होंगे वो कब से होंगे? जब वो ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई कर देगी कि इस दिन से हमारे रूल्स एप्लीकेबल हो गए। अब नोटिफिकेशन की बात हमने कर ली है। सर्कुलर कि सर्कुलर क्या होता है। अब टैक्स लॉ में और प्रोविजंस में, प्रोसीजर्स में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो उन कन्फ्लिक्ट में डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ही कुछ प्रोविजंस में कुछ डाउट हो सकते हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारी जो अथॉरिटी होती है सीबीडीटी और सीबीआईसी, वो सर्कुलर लाएंगी। और वो सर्कुलर हैं, फिर उस सर्कुलर पे क्या होगा कि उस ऑफिसर को फिर क्लैरिटी आ जाएगी इस प्रोविजंस में कि उसको कैसे एप्लीकेबल करना है। अब क्या ये जो सर्कुलर है वो किसके लिए लाया जाता है? तो मेनली तो ये सर्कुलर लाए जाते हैं ऑफिसर्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर कोई सर्कुलर है जो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो एसएससी उन सर्कुलर को भी रेफ़र करके उसका यूज़ कर सकता है। अब है केस लॉज। फर्स्ट हम डिलीट कर देते हैं इसको, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं कि केस लॉज क्या होता है कि जब भी कोई पास्ट में सिमिलर कोई डिस्प्यूट होता है और उस डिस्प्यूट को हमारी जो कोर्ट्स ने उस पर कोई डिसीज़न लाया होता है, तो उस डिसीज़न को हम फर्दर जब भी सिमिलर कोई डिस्प्यूट आएगा डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स के बीच में, तो उसको उसी जुरिडिक्शन एरिया की कोर्ट ने अगर कोई डिसीज़न सिमिलर मैटर पे दिया है तो उसको हम इस केस में भी रेफ़र कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर छोटे छोटे मैटर्स पे लॉ बना सके। तो उस केस में हमारी जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो क्या करती है कि सारे जो प्रॉपर उसका हियरिंग करके उसके सारे जो भी इनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके सारे जो सिनेरियो हो उसको सबको देख के वो एक किसी पर्टिकुलर डिसीज़न पे पहुंचती है और वो जो डिसीज़न देती है। अब वो डिसीज़न जब सिमिलर डिस्प्यूट फ्यूचर में अगर किसी और केस में भी आता है तो उसको भी रेफ़र करके एसएससी और डिपार्टमेंट अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो केस लॉज हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। किस केस में? टैक्स केस लॉज हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं टैक्स लॉ में। तो आज हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा। हमने आज क्या देखा कि टैक्स होता क्या है। टैक्स में हमने दोनों ही बातें देखी थी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम यहाँ जनरल व्यू देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी टैक्स एक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये हमने देखा कि ये पर्सन है किस तरह से अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, उसी को ही हमने टैक्स मान लिया है। ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता, ये अनफोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट फर्दर इसका नेशन के वेलफेयर के लिए, कॉमन सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लेवी। हमने देख लिया कि आर्टिकल
265 क्या कहता है, बिना अथॉरिटी के हम टैक्स लेवी नहीं कर सकते। आर्टिकल 246 में राइट दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, इन्हीं मैटर पे आप लॉ बना सकते हो। और वो कौन कौन से लॉ बनाएंगे उनको भी अलग कर दिया, ताकि कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि किस मैटर पे कौन लॉ बनाएगा। और दोनों को मिलकर ही कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनमें दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कोई मैटर किसी पर्टिकुलर एक को हम नहीं दे सकते। अब हमने ले गया कि टैक्स लॉ क्या होता है। टैक्स लॉ में हमारा टैक्स एक्ट भी आता है, टैक्स रूल्स भी आता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट भी आता है, नोटिफिकेशन और सर्कुलर को भी हमको ध्यान में रखना होता है, और केस लॉ को भी ध्यान में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स को और कलीग्स को आपको बेनिफिशियल लगता है तो शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।